नमस्कार दोस्तों आज हम लोग स्वाप ऋण के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आस्टेट के प्रयोग में पढ़ा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो आइए इस चित्र की सहायता से समझते हैं। यहाँ कोई कुंडली है और जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने से इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और जब कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात कुंडली में प्रवाहित धारा के मान को घटाया या बढ़ाया जाता है, तो इस कंडीशन में कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि कुंडली एक बंद परिपथ है, अतः प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है और यही घटना स्वप्रेरण कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, स्वप्रेरण कहलाता है। जब कुंडली में मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो जो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा होती है वह मुख्य धारा के विपरीत होती है, जबकि जब कुंडली में मुख्य धारा के मान को घटाया जाता है तो कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होती है वह मुख्य धारा की ओर होती है। जैसा कि हम लोग लेंज के नियम में पढ़ चुके हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि जब इस कुंडली में प्रवाहित मुख्य धारा के मान में परिवर्तन किया जा रहा है तब जाके इस कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस कुंडली में मुख्य धारा के मान को बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह इस धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात धारा के मान को बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करती है। और इसके विपरीत जब कुंडली में मुख्य धारा के मान को घटाया जाता है तो उस कंडीशन में जो प्रेरित धारा होती है वह मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ देखिए, इस प्रकार से ये अपनी मुख्य धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस कुंडली में मुख्य धारा के मान को घटाया गया, कम किया गया, तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई उसकी दिशा मुख्य धारा की ओर है, अर्थात ये मुख्य धारा को घटने से रोक रही है, मुख्य धारा की दिशा में प्रवाहित हो रही है, अर्थात मुख्य धारा के मान को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। और इस चित्र में हम देख रहे हैं मुख्य धारा के मान को बढ़ाया जा रहा है। जब मुख्य धारा के मान को बढ़ा रहे हैं तो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन के कारण इस कुंडली में जो प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसकी दिशा मुख्य धारा की दिशा के विपरीत है। और इससे यह पता चल रहा है कि जो प्रेरित धारा है वह मुख्य धारा के मान को घटाने का प्रयत्न कर रही है। तो इस प्रकार से जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है और यही घटना स्वप्रेरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम लोग स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं कि N फेरो वाली कोई कुंडली है जिसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इस धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई भी है। तो याद रखना है कि कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि कुंडली N फेरो वाली है अतः N फेरो से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स N फाई भी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि N फाई भी प्रोपोर्शनल I के। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ कोई ना कोई नियतांक आएगा,
तो ये इस प्रकार हो जाएगा n फाई बी, इसको हटाएंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे नियतांक आएगा, तो हो जाएगा नियतांक यल आई, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L बराबर n फाई बी बटे आई, जहां यल एक नियतांक है जिसे स्वाप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो इस संबंध की सहायता से हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्वाप्रेरण गुणांक होता है वह कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बी और कुंडली में प्रवाहित धारा आई के अनुपात के बराबर होता है। अब यदि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल E हो, तब हम जानते हैं E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी होता है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा को बाहर रखते हैं एन फाई बी हो जाएगा बटे डेल्टा टी हो जाएगा। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान सकते हैं और इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन मान सकते हैं। अब पहले और दूसरे इक्वेशन से इसको हल करेंगे। अब अगर हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन में एन फाई बी की जगह पे यहां से एल आई रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से हल करेंगे तो हो जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा एन फाई बी है और एन फाई बी की जगह पे एल आई लिख सकते हैं, तो इसको एल आई लिख देंगे बटे डेल्टा टी है तो डेल्टा टी लिख दिया जाएगा। अब आगे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी। इस तरीके से यहां से वैद्युत वाहक बल का भी फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं और यह स्वाप्रेरण गुणांक के पद में है। तो हमको जो फार्मूला मिला वो E बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, यहां से हम E का मान भी प्राप्त कर सकते हैं और अगर E दिया गया हो तो यहां से हम L का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग स्वाप्रेरण गुणांक के मूल मात्रक और बीमा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हमने फार्मूला प्राप्त किया E बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटा डेल्टा टी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं L बराबर माइनस ई डेल्टा टी बटा डेल्टा आई। यहां से देखेंगे L का मान प्राप्त कर रहे हैं तो डेल्टा टी से भाग है आएगा, ई में गुणा हो जाएगा, डेल्टा आई से गुणा है इधर आके भाग हो जाएगा। तो हमको यल का फार्मूला मिल गया, एल बराबर माइनस ई डेल्टा टी बटा डेल्टा आई है। और यहां से सबसे पहले यम के एस पद्धति में एल का मात्रक प्राप्त करेंगे तो लिखेंगे यम के एस पद्धति में एल का मात्रक, जब एल का मात्रक यम के एस पद्धति में निकाला जाएगा तो हमको पता है यहाँ पे जो ई दिया गया है यह वैद्युत वाहक बल है और हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि वैद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। तो हम ई की जगह पे वोल्ट लिख सकते हैं, ई का मात्रक लिखेंगे वोल्ट। ये समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है तो इसको सेकेंड लिखा जाएगा बटे डेल्टा आई धारा है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है तो इसको एम्पियर लिख देंगे
अब हमको पता है वोल्ट विभवांतर का भी मात्रक होता है, और हमने पढ़ा है V बराबर W/Q, अर्थात वोल्ट की जगह पे कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे वोल्ट की जगह पे W/Q का मात्रक लिखेंगे। W का मात्रक जूल होता है, जूल लिखा जाएगा, बटे Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम लिखेंगे, गुणे सेकंड है तो सेकंड लिख दिया जाएगा, बटे एम्पियर है तो इसको एम्पियर लिख देंगे। और फिर हमको पता है कि जो जूल है यह कार्य का मात्रक है, और कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, अर्थात W बराबर होता है Fs। तो अगर हम चाहें तो कार्य की जगह पे बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जहां पे जूल है उसकी जगह पे बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक लिखा जाएगा। हमको पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये न्यूटन हो जाएगा, गुणे S विस्थापन है, विस्थापन का मतलब लंबाई, और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसको मीटर लिख देंगे। आगे फिर सेकंड लिखा है तो सेकंड लिखा जाएगा, बटे कूलाम आवेश का मात्रक है, और हमको पता है Q बराबर IT, अर्थात जहां पे कूलाम लिखा है वहां पे हम धारा गुणे समय के मात्रक को लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, ऊपर जूल को लिखा गया न्यूटन गुणे मीटर, सेकंड को सेकंड लिखा गया है, कूलाम को लिखेंगे एम्पियर, गुणे समय का मात्रक सेकंड होता है तो सेकंड लिखा जाएगा, गुणे एम्पियर है तो एम्पियर को एम्पियर लिखेंगे। अब सेकंड से सेकंड को डिवाइड कर सकते हैं। अब हम सबकी बीमा रख के L की बीमा निकाल सकते हैं, और इसके पहले वाली कक्षा में हमने बीमा के बारे में पढ़ा होगा। हमको पता है न्यूटन, ये बल का मात्रक है, और जो बल की बीमा होती है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बल की बीमा ये होता है mL/T-2। तो जहां पे बल का मात्रक है उसकी जगह पे बल की बीमा mL/T-2 लिख सकते हैं। मीटर लंबाई का मात्रक है, तो यहाँ पे लंबाई की बीमा लिखेंगे। तो हमको पता है लंबाई की बीमा L होती है, तो उसकी जगह पे हम लोग L लिख सकते हैं। एम्पियर धारा का मात्रक है, और धारा की जो बीमा होती है इसको कैपिटल A लिखते हैं, तो इसे कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब इसकी सहायता से हम लोग सबकी बीमा आसानी से रख सकते हैं, और सबकी बीमा रख के हम लोग L की बीमा प्राप्त कर सकते हैं। तो जब बीमा ज्ञात किया जाएगा तो वो इस तरीके से हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे L की बीमा बराबर, अब यहाँ पे सबसे पहले न्यूटन, न्यूटन हमको पता है कि बल का मात्रक है, तो इसकी जगह पे बल की बीमा रखी जाएगी, और ये mL/T-2 है, तो लिखेंगे mL/T-2। आगे मीटर दिया गया है, मीटर लंबाई का मात्रक है, और लंबाई के मात्रक की जगह पे उसकी बीमा रखेंगे L लिखा जाएगा, बटे एम्पियर, एम्पियर दो बार है तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। हमको पता है कि जो एम्पियर दिया गया है वह धारा का मात्रक है, तो धारा के मात्रक की जगह पे धारा की बीमा लिखेंगे, और धारा की बीमा को कैपिटल A लिखा जाता है, तो एम्पियर की जगह पे कैपिटल A लिखेंगे। दो बार है तो स्क्वायर किया जाएगा इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको L की बीमा अर्थात स्वाप्रेरण गुणांक की बीमा मिल जाएगी। तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, यम L गुणे L करेंगे तो L2 हो जाएगा, और T-2 है तो -2 रहेगा, A2 है ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। इस तरीके से mL2 T-2 A-2 यही स्वाप्रेरण गुणांक अथवा स्वाप्रेरकत्व की बीमा है।
तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।